हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज जो टॉपिक है वो 9th क्लास साइंस चैप्टर 14 और नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट फर्स्ट है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो नेचुरल रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट है उसमें हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नेचुरल रिसोर्सेज मीन प्राकृतिक संसाधन। कौन से ऐसे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। आवर प्लानट अर्थ इज़ द ओनली वन ऑन विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। जो हमारा प्लानट है उस प्लानट के ऊपर अर्थ जो है, मतलब हमारा जो प्लानट है अर्थ है, वही एक ऐसा प्लानट है जिसके ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। जो लाइफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर। लाइफ जो होती है उसको अपने चारों तरफ क्या चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए। एम्बिएंट का मतलब होता है अपने चारों तरफ या परिवेश में। जहाँ जिस प्लैनेट के ऊपर लाइफ होगी तो उसके चारों तरफ एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, वाटर होगा और फूड होगा। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन, और जो सन से लाइट आती है सोलर एनर्जी के रूप में, आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल लाइफ फॉर्म। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायर्ड होती है अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म्स को सस्टेन करने के लिए। व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं। दीज आर लैंड। ये जो लैंड है ये भी रिसोर्स है, वाटर भी रिसोर्स है, एयर भी रिसोर्स है। द आउटर क्रस्ट ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि जो लिथोस्फेयर है वो क्या होता है। तो जो आउटर क्रस्ट है हमारी अर्थ की वही लिथोस्फेयर के नाम से जानी जाती है। वाटर कवर्स 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर। तो ये जो वाटर है जो 75% टोटल अमाउंट में है और ये अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, ये जो वाटर है वो मिलकर बनाता है हाइड्रोस्फेयर। द एयर दैट कवर द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और जो ये एयर है इसने हमें चारों तरफ से एज अ ब्लैंकेट यानी कि कंबल की तरह घेर रखा है और उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। और लिविंग थिंग्स वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। ये तीनों इट मीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर देयर थ्री एग्जिस्ट। This life supporting zone of earth where the atmosphere, the hydrosphere and lithosphere interact and make life possible is also known as biosphere। तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आएगा कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो आप याद रखिए कि ऐसी जो प्लानट, ऐसी जगह जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, वो जगह कहलाती है बायोस्फीयर। लिविंग थिंग कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। तो जो जितने भी लिविंग हैं लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बायोस्फीयर का लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स बनाती हैं। एयर, वाटर और जो सॉइल्स हैं या नॉन लिविंग जो सब्सटेंसेज हैं वो मिलकर एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। लेट अस स्टडी दीज आर 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम यहाँ पर 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे डिटेल में। और अर्थ के ऊपर इन जो अबायोटिक मतलब ये जो अबायोटिक स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या रोल है लाइफ को सस्टेन करने में, उस रोल को भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला जो है वो है एयर, जिसको कि हम ब्रीथ ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। जब आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया तब आपने ये भी देखा कि एयर का कंपोजिशन क्या होता है, एयर कैसे बनती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो ये एयर है वो बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है और उस मिक्सचर में जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ये सारी आपस में मिली जुली फॉर्म में पाई जाती हैं। It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on earth। यहाँ पर ये चीज़ नोट करने की है कि जो एयर का कंपोजिशन है ये भी अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करता है इन प्लैनेट्स सच एज वीनस एंड मार्स। और अगर हम बात करें वीनस और मार्स की, शुक्र और मंगल ग्रह की, वेयर नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ नहीं पाई जाती, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पर लाइफ क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ पर एयर के कंपोजिशन में मैक्सिमम जो गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनफैक्ट
कार्बन डाइऑक्साइड constitute up 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। और अगर हम परसेंटेज की बात करें जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आएगा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वीनस और मार्स के ऊपर जो CO2 है उसका परसेंटेज होता है 95 to 97%। Eukaryotic cell and many prokaryotic cells discussed in chapter 5 need oxygen to break down glucose molecules and get energy for their activities। हमने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल्स, तो हमने देखा था कि जो टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस और एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड न्यूक्लियस के बेस पे टू टाइप की होती है, फर्स्ट यूकैरियोट और दूसरी प्रोकैरियोट। यूकैरियोट सेल्स वो होती हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, और प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो चाहे वो यूकैरियोट सेल हो या प्रोकैरियोट सेल हो, उनको क्या चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, ताकि C6H12O6 मीन ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाएगा, और जो रिजल्ट बनेगा वो आएगा CO2 H2O, और फिर किसके रूप में, एनर्जी की रूप में। ये जो रिएक्शन आपके सामने मैंने लिखी, ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन की, मीन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जो है उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके थ्रू जो प्रोडक्शन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। And another process which results the consumption of oxygen and the concomitant production of the carbon dioxide is combustion। दूसरी प्रोसेस की अगर हम बात करें जिसके अंदर ऑक्सीजन निकलती है और इसके साथ साथ concomitant का मतलब साथ साथ में CO2 का मतलब ऑक्सीजन का तो यूज़ किया जाता है और इसके साथ साथ में CO2 का उत्पादन या प्रोडक्शन होता है, तो वो जो रिएक्शन है वो है कंबस्शन। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटी, और जो ये कंबस्शन है यानी किसी भी चीज़ का जलना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कहलाता है, कंबस्शन कहलाता है। और ये जो कंबस्शन है वो नॉट मतलब एक तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं होता, बल्कि फॉरेस्ट फायर्स के थ्रू भी जो होती है प्रोसेस वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फॉरेस्ट मतलब ये कंबस्शन की प्रोसेस कहलाती है। डिस्पाइट दीज, इसके अलावा द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एटमॉस्फेयर इज अ मियर फ्रैक्शन। जो ये CO2 का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो लगभग 0.03% है, 0.03%। तो इतने कम परसेंटेज में पाई जाती है, जबकि मतलब ये दो प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन है, कंबस्शन है, इनकी वजह से एटमॉस्फेयर में इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो जाती है दो तरीक़ों से। फिक्स का मतलब बदल जाती है, चेंज हो जाती है। नंबर वन, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में सनलाइट की प्रेजेंस में, मीन फोटोसिंथेसिस करके। और सेकंड, जो मैरीन एनिमल्स हैं, समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल हैं, वो जो सी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है उसको कार्बोनेट्स के रूप में यूज़ करते हैं अपना शेल बनाने में। नेक्स्ट उसके बाद में जो है द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। इस जलवायु को कंट्रोल करने के लिए एटमॉस्फेयर का क्या रोल है वो हम देखेंगे। वी हैव टॉक अबाउट ऑफ एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। हमने अभी बात की कि जो एटमॉस्फेयर है वो कवर करके रखता है अर्थ को ब्लैंकेट की तरह। वी नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और हमें ये भी पता है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर होती है हीट का। द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे। तो एटमॉस्फेयर ही जो है जो कि पूरे दिन के समय टेम्परेचर को क्या रखता है, रेगुलेट रखता है, कंट्रोल रखता है, एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर, और पूरे के पूरे साल भी इसको स्टडी यानी कंट्रोल रखता है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। अब डे लाइट यानी दिन के समय तो सूर्य की जो किरणें आती हैं उसके कारण ये टेम्परेचर वो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, वो कंट्रोल रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस। और रात के समय चूंकि हीट तो एस्केप हो जानी चाहिए जो हमारा आउटर स्पेस है, और हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर भी ये जो चीज़ है वो रोकी जा रही है एटमॉस्फेयर के द्वारा। थिंक ऑफ द मून। अब हम मून की चर्चा करते हैं जो कि उतने ही डिस्टेंस पे है सूर्य से जितना कि हमारी अर्थ है। डिस्पाइट दैट, इसके अलावा ऑन द सरफेस ऑफ द मून विद नो एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मून की बात करें इसका डिस्टेंस लगभग सन से उतना ही है जितना हमारा अर्थ का है, फिर भी चूंकि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है -190 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं
एज वी हैव सीन अबव, एक एक्टिविटी की हमने और उस एक्टिविटी में हमने सैंड और वाटर को जो था वो हीट किया, तो हमने देखा कि ये जो दोनों हीट होते हैं ये सेम रेट से हीट गर्म नहीं होते। व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर रेट्स ऑफ कूलिंग? तो क्या कूलिंग की भी रेट समान होगी? नहीं, उनकी कूलिंग रेट भी कैसी होगी? डिफरेंट होगी। कैन वी थिंक ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन टेस्ट द प्रेडिक्शन? अगर आप ये टेस्ट करके देखेंगे कि हम सैंड को भी गर्म करें और वाटर को भी गर्म करें, तो सबसे पहले जो गर्म होगी वो सैंड होगी और सबसे लेट जो गर्म होगा वो वाटर, और सबसे पहले ठंडी भी कौन होगी? सैंड ही होगी, मिट्टी ही होगी, और उसके बाद में ठंडा कौन होगा? वाटर। द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रॉट बाय कूल इवनिंग ब्रीजेस। हमें सबको ये महसूस हुआ है कि शाम की जब जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो हमें रिलीफ पहुंचाती हैं, जबकि पूरे दिन हमने क्या फील की हो? गर्मी फील की हो। एंड समटाइम वी आर लकी इनफ टू गेट रेन आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर। और कभी कभी हम इतने लकी होते हैं कुछ दिनों के गर्म मौसम के बाद में, जब हमें क्या मिल जाती है? हैवी रेन मिल जाती है। व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर? तो क्वेश्चन ये है कि एयर का जो मूवमेंट है वो किस कारण होता है। और व्हाट डिसाइड वेदर अ मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज? और ये कौन डिसाइड करता है कि जो है वो शाम को ठंडी हवा चलेगी या फिर बहुत तेजी से हवा चलेगी या बहुत एक खतरनाक तूफान आएगा? इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है? All these phenomena are the result of change and they take place in our atmosphere due to heating of air. तो ये जो सारे बदलाव हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा आते हैं, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में एयर की क्या हो रही है? हीटिंग हो रही है और वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होता रहा है। वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडी। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं लाइक ओशन है, रिवर है, पॉन्ड है, वहाँ पर सनलाइट के आने की वजह से वो वाटर बॉडी क्या हो जाती हैं? हीट हो जाती हैं और उनका जो पानी है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। And the activities of the living organism, the atmosphere can be heated from below of the radiation that is reflected back or re-radiated by the land or water body. तो इस तरीके से सन के थ्रू जो रेडिएशंस आती हैं और वो री-रेडिएशंस जो होती हैं रिफ्लेक्टेड, उनके थ्रू ये वाटर बॉडीज हीटअप होती हैं। On being heated, convection current are set up in the air. In order to gain some understanding of the nature of convection current, let us perform the following activity. Convection currents बनेंगी और convection currents का nature देखने के लिए हम एक्टिविटी कर सकते हैं। बाकी The pattern revealed by the smoke show us the direction on which hot and cold air move. तो हम क्या कर रहे हैं कि एक जार के अंदर एक हमने मोमबत्ती ले ली और उसको जला दिया और ऊपर से उसके हम उसके डायरेक्शंस को देख रहे हैं, विंड के डायरेक्शन को। तो इस तरीके से हमें ये पता लगेगा कि हॉट और कोल्ड एयर का डायरेक्शन क्या होगा। इन अ सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर। अब देखिए कि दो पोर्शंस हैं, ये आपका लैंड है और ये क्या है? वाटर है। हम लैंड और दोनों के ऊपर ही क्या फ्लो कर रही है? एयर है दोनों के ऊपर ही। तो अगर हमने दोनों को गर्म किया तो सबसे पहले गर्म कौन होगा? लैंड गर्म होगी। तो एयर भी सबसे पहले किसकी गर्म होगी? लैंड की। और वो एयर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, ऊपर राइज करेगी गर्म होने के कारण। तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर वाटर धीरे धीरे, तो नेक्स्ट के बाद में हम बात कर रहे हैं सो इफ वी लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन। अब हम किनारी जो हमारे किनारे हैं समुद्र के, वहाँ पर दिन के समय की बात करते हैं, तो जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो बहुत तेज़ी से गर्म होती है और ऊपर जाना स्टार्ट करती है। एज दिस एयर राइजेज, जैसे ही एयर ऊपर जाती है एक लो प्रेशर का रीजन बनता है और एयर ओवर द सी मूव्स इनटू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर एयर ऊपर गई, लो प्रेशर बना, तो जो वाटर यानी कि जो ओशंस की एयर थी वो ओशन की तरफ से किधर आएगी? लैंड की तरफ। तो दिन के समय जो हवाएं चलती हैं वो सी टू लैंड चलती हैं, यानी समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी द सी टू लैंड, ये दिन के समय होगा। एट नाइट, नाइट के समय क्या होगा? वापस से ये हमारा क्या है? लैंड है और ये क्या है? वाटर है। ये जितनी जल्दी गर्म हुआ था उतनी जल्दी क्या होगा? कूल होगा। कूल होगा तो एयर वापस कहाँ आएगी? नीचे आएगी। प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई। और चूंकि वाटर अभी भी गर्म है तो इसकी एयर कहाँ है? ऊपर की तरफ है और यहाँ पर प्रेशर कैसा है? लो। तो हवाएं अपने हाई प्रेशर से किधर जाएंगी? लो प्रेशर। और रात के समय जो हवाओं का डायरेक्शन होता है वो होता है लैंड टू सी। At night, both land and sea start to cool. Since water cool down slow than the land, the air above water would be warmer than the air above land. On the basis of the above discussion, इस डिस्कशन के आधार पे हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन दोनों इम्पोर्टेंट हैं। The appearance of air of low and high pressure in coastal area at night. नाइट के समय कहाँ हाई और कहाँ लो? तो देखिए हाई प्रेशर तो हो जाएगा हमारा कहाँ पर? लैंड पर। और लो प्रेशर कहाँ पर रहेगा? हमारा
वाटर में यानी कि सी में। द डायरेक्शन ऑफ विच एयर वुड थ्रो एट नाइट इन द कोस्टल एरिया, रात के समय जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा, लैंड टू सी, यानी हवाएं जो हैं लैंड से जाकर कहाँ तक टकराएंगी, समुद्र तक। सिमिलरली ऑल द मूवमेंट ऑफ एयर रिजल्ट इन डाइवर्स एटमॉस्फेयर फेनोमेना, चाहे कैसी भी एयर हो उसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग फिनोमेनॉन हमारे सामने आती हैं, अनइवन हीटिंग के कारण जो हमारी अर्थ है वो अनइवन हीट होती है, उसके कारण ऐसा प्रोसेस देखने को आता है। नेक्स्ट उसके बाद में जो है बट वेरियस अदर फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस दीज विंड्स, इन विंड्स को अदर जो फैक्टर्स हैं वो भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि अर्थ का रोटेशन इनको प्रभावित करेगा, माउंटेन्स कैसे प्रेजेंट हैं उनको वो प्रभावित करेगा, और उनके जो हमारी विंड चल रही है उनके रास्ते में तो ये इनका पाथ नहीं आता माउंटेन्स का। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। आप मैप को देखकर ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हिमालय है उसके कारण इलाहाबाद की और नॉर्थ की तरफ जो हवाएं चलती है उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं रेन की। लेट अस गो बैक नाउ द क्वेश्चन ऑफ हाउ क्लाउड आउट फॉर्म। तो हमारा क्वेश्चन है कि बादल कैसे बनेंगे और बरसात कैसे आएगी। वी कुड स्टार्ट द डूइंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में जो है वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हमें ये रेप्लिकेट करेगा, बताएगा कि व्हाट हैपन व्हेन एयर विद द वेरी हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर गो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। जो एयर है जैसे ही गर्म होगी तो वाटर वेपर जो है हाई प्रेशर से कहाँ जाएंगे, लो प्रेशर पे। व्हेन वाटर बॉडी आर हीटेड, जब वाटर बॉडी हीट होती हैं दिन के समय तो लार्ज अमाउंट जो वाटर है वो इवापोरेट यानी उसकी वाष्प बन जाती है और वो हवा के साथ चला जाता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आल्सो गेट इनटू एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कुछ थोड़ा बहुत जो वाटर है वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। दिस एयर आल्सो गेट हीटेड, द हॉट एयर राइजेज ऑफ कैरिंग द वाटर वेपर विद इट। जैसे जैसे एयर जाएगी तो ये वाटर वेपर को भी अपने साथ में ऊपर लेकर जाएगी। इट एक्सपैंड एंड कूल, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी एक्सपैंड होगी, ठंडी होगी, और कूलिंग होने के कारण जो है वाटर वेपर है वापस से कंडेंसेशन करेंगी। कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें जो लिक्विड है, लिक्विड जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होने के कारण ये जो वाटर वेपर ऊपर गई थी वो अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का रूप लेगी। दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इन सम पार्टिकल कुड एक्ट एज न्यूक्लियस। और ये जो वाटर वेपर के जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे ये न्यूक्लियस की तरह बिहेव करेंगे और इसके चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स और ये जो होंगे वो अटैच होकर एक बिग पार्टिकल बन जाएंगे। वंस द वाटर ड्रॉपलेट आर फॉर्म दे गो बिगर एंड बिगर। कंडेंसेशन के कारण ये बिग से बिग होती जाएगी और जैसे ही ये हैवी होगी फॉल डाउन होगा इनका अर्थ के ऊपर रेन के रूप में। तो ये जो टेम्परेचर है कभी कभी इतना डाउन चला जाता है, इतना कम हो जाता है कि प्रेसिपिटेशन होता है और प्रेसिपिटेशन के कारण वहाँ पर बर्फ, ओले भी आपको देखने को मिलते हैं। स्लिट या हेल का मीनिंग होता है ओलों का गिरना। नेक्स्ट उसके बाद में रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न। जो रेन आती है वो विंड पैटर्न के कारण आती है। लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हमारी इंडिया का जो मैक्सिमम बारिश है वो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है। और हमने कई बार मौसम वैज्ञानिकों को ये बात करते हुए सुना है कि आज बे ऑफ बंगाल में या फिर और कहीं पे डिप्रेशंस बन गए हैं। डिप्रेशंस का मतलब लो प्रेशर होना। नेक्स्ट हमारा है एयर पॉल्यूशन। वी कीप हियरिंग द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यू। ऑक्साइड्स का मीन नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन सा होगा, NO2, और सल्फर का कौन सा होगा, SO2। तो हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं न्यूज़ में कि एयर के अंदर NO2 और SO2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पीपल ऑफन bemoan द फैक्ट दैट द क्वालिटी ऑफ एयर हैज़ गॉन डाउन सिंस देयर चाइल्डहुड। तो लोग बाग सभी जानते हैं कि उनके चाइल्डहुड से लेकर अब तक की बात करें तो एयर की क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाउ इज द क्वालिटी ऑफ एयर अफेक्टेड एंड हाउ डज दिस चेंज इन क्वालिटी अफेक्ट अस। ये बदलाव कैसे होता है और हमारे को कैसे प्रभावित करता है, इन चीज़ों के हमें ऊपर डिस्कस करना है। द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको इंपॉर्टेंट कीजिए, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। फॉसिल फ्यूल के दो एग्जाम्पल हैं, पहला है कोल, दूसरा पेट्रोलियम। इनके अंदर जो है नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। व्हेन दीज फ्यूल आर बर्न, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलते हैं तो ये नाइट्रोजन और सल्फर भी चलते हैं और इस कारण से ऑक्साइड्स जो है नाइट्रोजन और सल्फर के वो प्रोड्यूस होते हैं। नॉट ओनली इन द इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेज डेंजरस, अगर कोई ह्यूमन या कोई प्लांट या कोई एनिमल इनको इनहेल
करें, सांस के साथ अंदर लें, तो ये डेंजरस ही तो होंगे ही होंगे। दे आल्सो डिजॉल्व इन रेन टू गिव द एसिड रेन, बल्कि ये एसिड रेन भी बन जाते हैं। जब ये बारिश के पानी के साथ में घुलते हैं तो ज़मीन पर एसिड रेन के रूप में, अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो इंक्रीजेज, फॉसिल फ्यूल्स का कंबस्शन जो है बढ़ गया है। अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर, उसके कारण एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स बढ़ गए हैं। दीज सस्पेंडेड पार्टिकल कुड बी अनबर्न कार्बन पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दीज पोल्यूटेंट काज विजिबिलिटी टू बी लो, जितना ज़्यादा एयर में हाइड्रोकार्बन बढ़ते जाएंगे उतनी ही विजिबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। स्पेशली इन कोल्ड वेदर वेयर वाटर आल्सो कंडेंस आउट ऑफ एयर, और ऐसा हमें कोल्ड वेदर में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पर वाटर कंडेंसेशन ज़्यादा होगा। दिस इज नोन एज स्मॉग एंड इज अ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, और ये जो रूप लेगा वो स्मॉग का रूप लेगा, और ये जो है एयर पोल्यूशन का, जहाँ पर जिस एरिया में जितना ज़्यादा स्मॉग बनेगा उस एरिया में एयर पोल्यूशन भी उतना ही होगा। Studies have shown that regularly breathing air with contain any of these substance increase the incidence of allergy. स्टडीज़ कहती हैं कि अगर ऐसी एयर को बार बार हम इनहेल करें तो एलर्जी हो सकती है, कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, हार्ट डिजीजेज भी हो सकती हैं। एंड इंक्रीज द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर इज कॉल्ड पोल्यूशन, और एयर के अंदर इन प्रकार की चीज़ों का बढ़ना क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। ये डायग्राम में आपको लाइकेन शो की गई है। ये लाइकेन जो होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसको हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था, एल्गी और फंगी का। और ये जो लाइकेन है वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि जहाँ पर एयर पोल्यूशन होगा वहाँ पर एयर ग्रोथ लाइकेन्स ग्रोथ नहीं करती। What can you say about the levels of polluting substance near the road and away from the road on the basis of your finding? तो आपको पता होना चाहिए कि near the road जो sides हैं वहाँ पर pollution ज़्यादा होगा और away from the road sides के ऊपर कम होगा। But why is water so अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हाउ इज आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स? तो आपको बताना है कि वीनस और मार्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 95 से लेकर 97% होता है। हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट? बिकॉज एटमॉस्फेयर जो है गैसेस का मिक्सचर है, उसने हमें चारों तरफ से क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। व्हाट कॉजेज विंड्स? तो विंड्स किसके कारण होती है? अर्थ रोटेशन के कारण होती है, माउंटेन्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण होती है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? तो हीटिंग होती है वाटर बॉडीज की, वाटर वेपर बनती हैं और जिसके कारण क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटी दैट यू थिंक वुड लीड टू आवर एयर पॉल्यूशन। तो फर्स्ट हो गया कंबस्शन, सेकेंड हो गया फॉरेस्ट फायर्स और थर्ड हो गया डिफॉरेस्टेशन। तो इस तरीके से आप कोई से भी 3 इसमें फैक्टर अपना लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वाटर के ऊपर, जो कि एक वाटर लिक्विड है। वाटर ऑक्यूपाई अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड इज आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। बहुत ज़्यादा एरिया इसने कवर किया है और ये कुछ रूप में अंडरग्राउंड भी है। सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। थोड़ा बहुत पानी एटमॉस्फेयर में वेपर के रूप में है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सीज एंड ओशन। और लगभग से ज़्यादा पानी जो है मतलब सीज और ओशंस में है। और जो लोग हैं उनको बहुत सारा टाइम सस्पेंड करना पड़ता है इधर उधर भटक के पानी को दूर दूर से लाने के लिए। बट वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी? लेकिन क्वेश्चन ये है कि पानी इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर? क्या सभी को पानी की आवश्यकता होगी? ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वाटर मीडियम। इसका आंसर ये होगा कि जितनी भी सेल्स की प्रोसेस है वो किस में होती हैं? वाटर मीडियम में होती हैं। All the reactions that take place in our body and within the cell occur between substances that are dissolved in water. जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी में होगी, जिन जिन सब्सटेंसेस के बीच बीच में होगी, वो सभी के सभी जो सब्सटेंस हैं वो डिजॉल्व होते हैं पानी में। सब्सटेंस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर इन अ डिजॉल्व फॉर्म। आपको पता है कि सब्सटेंसेस को ट्रांसफर कौन करता है? ब्लड। और ब्लड में लगभग जो प्लाज्मा है वो वाटर से बनी हुई होती है, तो पानी यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है। हेंस ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ द वाटर। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स को अपना लेवल क्या करना है? मेंटेन करना है। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म रिक्वायर फ्रेश वाटर। जो ज़मीन पे रहने वाली लाइफ फॉर्म्स हैं उनको फ्रेश वाटर चाहिए, बिकॉज उनकी जो बॉडी है वो हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व फैट को मतलब सहन नहीं कर सकती, गेट रिड उनसे छुटकारा नहीं पा सकती है। दस वाटर सोर्स नीड्स टू बी इजीली एक्सेसिबल फॉर एनिमल एंड प्लांट टू सर्वाइव ऑन लैंड। और अगर प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करना है लैंड के ऊपर तो उनको आवश्यकता होती है पानी की।
तो ये था, मतलब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो टेरेस्ट्रियल को ही मतलब क्यों ज़्यादा है कि वो मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस से गेट ऑफ रिड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ये होगा कि जो लैंड के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं यूरिया के फॉर्म में, यूरिया निकालेंगे, यूरियोटैलिक होते हैं। और जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस निकालते हैं जिसको हम कहते हैं अमोनिया, और अमोनिया के कारण ये ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं अमोनोटैलिक। अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है और उसको निकालने के लिए हाई एक्सेसिव अमाउंट में पानी चाहिए। चूंकि ये वाटर में रहते हैं इसलिए ये प्रोसेस इनके साथ में हो जाती है, जबकि लैंड के ऊपर इतना पानी नहीं होता, इसीलिए मतलब उनको वो यूरियोटैलिक है लैंड के ऊपर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, और वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है अमोनोटैलिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीशन प्रोसीजर्स। तो यहाँ तक ये हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपके एस्पेक्ट्स क्लियर हुए होंगे, और जो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, वो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ में जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।